फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद एजुकेशन। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ प्राचीन भारत पार्ट 2, जिसमें मैं जीके जीएस के नोट्स आपको दे रही हूँ लूसेंट्स के। और पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के कुछ टॉपिक कवर करवाए थे, और इस वीडियो में मैं कुछ बचे हुए टॉपिक्स के जो भी हैं वो मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के वो मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा के उस वीडियो को देखें, पार्ट 1 को। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के नेक्स्ट टॉपिक है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ठीक है, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यक, उपनिषदों का स्थान है। ठीक है, संहिता के बाद में, ठीक है, किनका स्थान है? ब्राह्मणों, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, इनसे किन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं? तो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वेद और उसके कुछ ब्रह्म ग्रंथ के बारे में, जिसमें ऋग्वेद के है ऐत्रेय व कौशिकी। ठीक है, यजुर्वेद का हो जाएगा तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद का हो जाएगा पंचवेश, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपद। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। आगे देखते हैं, अब हम जानेंगे मैत्रेयनी संहिता के बारे में। ठीक है, मैत्रेयनी संहिता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो, स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति का पता हमें इस मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा कि इसमें यानी इस मैत्रेयनी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है? स्त्री को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ जो है मनुस्मृति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति है। ठीक है, और मनुस्मृति जो है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति ग्रंथ को माना जाता है। ठीक है, ये है वेदांग एवं सूत्र। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांगों की रचना की गई है? 6 वेदांगों की। किस लिए? तो वेदों को समझने के लिए। ठीक है, वे देखिए यहाँ पर है वेदांग में, एक पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्तक, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। ठीक है, तो ये 6 वेदांग की रचना की गई है वेदों को समझने के लिए। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन होता है। कौन सा? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन होता है। पुराण, ठीक है, पुराण के बारे में कुछ जानकारियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? पुराण में मिलता है। ठीक है, इसके रचयिता लोमहर्ष है और पुत्र उग्रश्रवा है। ठीक है, और उसके बाद इनकी संख्या देखें तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें केवल 5 जो है वो कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी कि कुल ये 5 जो पुराण है इनमें ही राजाओं की वंशावली के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण मानी जाती है। मत्स्य पुराण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। पुराणों का पाठ मंदिरों में होता है। पुराणों का पाठ कहाँ पर होता है गाइस? मंदिरों में। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। ये सब जो भी है अंडरलाइन किया वगैरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में
मिलता है, ठीक है। और हम जानते हैं आगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो है चाणक्य, ठीक है। और अर्थशास्त्र के बारे में भी यहाँ पर 2 पॉइंट्स और है कि 15 इसमें मतलब कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है और 180 प्रकरणों की संख्या, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलती है, ठीक है। और अब हम जानेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है इस पुस्तक के रचयिता कौन है, कल्हण है, ठीक है। और राजतरंगिणी की दूसरी बात यह है कि इस राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी, ठीक है। इसी में देखिएगा थर्ड की राजतरंगिणी में कितने सर्ग होते हैं, 8 सर्ग होते हैं। राजतरंगिणी को तरंगों की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, इसे तरंगों की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद देखें तो राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया है कल्हण के द्वारा, ठीक है। जो संस्कृत में लिखा गया है जिसमें ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध, ठीक है, एक मतलब कि एक क्रम के हिसाब से लिखने का प्रयास जो है कल्हण के द्वारा किया गया है। तो यहाँ राजतरंगिणी से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पर लिखी है गाइज। अब चलिए आगे देखते हैं चचनामा। चचनामा क्या है, तो ये अरबों की सिंध विजय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और इसके लेखक है अली अहमद, ठीक है। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद है, ठीक है। फिर है अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है गाइस, कौन है, पाणिनि है, ठीक है। और इसके बारे में नेक्स्ट फैक्ट है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है कौन, अष्टाध्यायी, ठीक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है, तो अष्टाध्यायी है, ठीक है। सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग भी अष्टाध्यायी पुस्तक में ही मिलता है। हमारा टॉपिक है गैस विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ, ठीक है। तो इसमें हम कई सारे विदेशी यात्री हमारे भारत देश में आए थे। पहला ए नंबर में यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। यूनानी रोमन लेखक में पहला आते हैं टेसियस जो कि ईरान का राजवैद्य थे, ठीक है। टेसियस आए, वो थे ईरान के राजवैद्य थे, ठीक है। फिर है हेरोडोटस जिसे कि इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के पिता कौन है गैस, तो हेरोडोटस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैस, ठीक है। इसकी पुस्तक कौन सी, हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। आगे देखेंगे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है गाइस, इंडिका नाम है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सवाल बनते हैं एग्जाम में गाइस। और मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। फिर है पिलनी, ठीक है। पिलनी जो है इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो वो देखते हैं गैस टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक उन्होंने लिखी है, ठीक है। अब बी नंबर में हम देखते हैं चीनी लेखक, ठीक है। चीनी लेखक में कौन कौन थे, पहला थे फाहियान जो थे वो समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है। दूसरा नंबर में है संयुगन, ठीक है। थर्ड हो जाएगा ह्वेनसांग जो है वो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे भारत, ठीक है, ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग जो थे ना वो भारत क्यों आए थे, तो वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो ह्वेनसांग जो थे वो भारत आए थे, ठीक है। और इनके भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है, सीयूकी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, ये इससे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सीयूकी जो है वो किसके भ्रमण वृत्तांत से मतलब संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना गाइस। तो वो हो जाएगा हमारा ह्वेनसांग के, ठीक है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए। आगे नोट में इम्पॉर्टेंट जो है वो है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है गाइस,
ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और यह किससे लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए आपका ह्वेनसांग जो है वो मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन भी किया है। और ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्रा थे, ठीक है जी। तो जो ह्वेनसांग जब अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे तो उस वक्त वहाँ के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्रा थे, ठीक है। थर्ड में आते हैं अरबी लेखक, ठीक है। सी नंबर में अरबी लेखक पहला है अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी के बारे में देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, जिससे पहला हो जाएगा यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है। ये अल बरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। दूसरा इसका मेन है कि खीव के रहने वाले थे। अल बरूनी किस जगह के रहने वाले थे? खीव के रहने वाले थे। थर्ड हो जाएगा इनकी किताब कौन सी है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। इनकी किताब जो है वो क्या है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अल बरूनी की किताब है, ठीक है। और इस किताब में कुल 80 अध्याय में विभाजित है। इस किताब को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, इस पुस्तक में, आपका अल बरूनी की पुस्तक में, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो इब्न बतूता, ठीक है। ये भी एक अरबी लेखक है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत क्या कहलाता है? रेहला कहलाता है, ठीक है। रेहला, तो रेहला किससे संबंधित है? इब्न बतूता से, ठीक है। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया है। किसे? इब्न बतूता को, ठीक है, जो कि एक अरबी लेखक है। फिर डी नंबर में आ जाते हैं अन्य लेखक में, जैसे कि है तारानाथ। तारानाथ जो है इनके द्वारा ग्रंथ जो लिखा गया है वो है कंग्यूर तथा तंग्यूर। ये तारानाथ के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। दूसरा हो जाएगा मार्को पोलो, जो कि है पांड्य देश की यात्रा के लिए आए थे। पांड्य देश की यात्रा के लिए ये मतलब आए थे भारत, मार्को पोलो। आगे टॉपिक है गैस पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, ठीक है। तो पुरातत्व से संबंधित हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से जानकारियाँ मिली हैं वो देख लेते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम इम्पॉर्टेंट है गैस, क्योंकि इन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। किन्हें? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। बोगासकोई, ठीक है। बोगासकोई कौन थे? वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्रनाथ से के नाम मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले हमें हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोहगौरा अभिलेख है। सोहगौरा अभिलेख जो है वो हमें सर्वप्रथम अकाल या दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख के द्वारा मिलती है, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है देखिएगा गर्तवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य हमें बुर्ज होम से मिलता है, ठीक है। बुर्ज होम से हमें गर्तवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य प्राप्त होता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि आहत सिक्के प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को साहित्यों में कासार्पण कहा गया है, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, ठीक है। सब हम जानते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में और उसके शासक के बारे में, ठीक है। पहला है अभिलेख में हाथी गुफा अभिलेख, कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मलावा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन,
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख उनके शासकों के नाम, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। और अभिलेखों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें एपिग्राफी कहा जाता है। आगे देखिए नोट, कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले भारत के संबंध किन किन देशों से थे? बर्मा, ठीक है, बर्मा जो कि स्वर्ण भूमि वर्तमान म्यांमार है, ठीक है, मलाया, ठीक है, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा, तो ये 4 नाम जिससे सबसे पहले भारत के संबंध हुए थे, बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा के भारत के संबंध इनसे सबसे पहले स्थापित हुए थे। ठीक है, इन 4 देशों से। ठीक है, फिर है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली जो होती है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। ठीक है, दक्षिण पंथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग होता है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। ठीक है, दक्षिण पंथ की जो मंदिरों की बनाने की शैली वेसर शैली कहलाती है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, और उत्तर भारत के मंदिरों कला की शैली नागर शैली कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, तो ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। ठीक है, और एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है, मतलब एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है, तो वह क्या कहलाता है? पंचायतन शैली मतलब कि तब वह मंदिर पंचायतन शैली की कहलाती है। और पंचायतन मंदिर के उदाहरण जो है वो है, पंचायतन मंदिर के उदाहरण है, एक है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर और गुंडेश्वर मंदिर। ठीक है, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।